गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारी भौतिक विज्ञान है उसका 10वां पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले बात ही इसी की करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो ऐसी धारा, एक तो होता है मान और एक क्या होती है? दिशा। ऐसी धारा जिसके मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन होता हो, समय के साथ परिवर्तन हो। ऐसी धारा जिसके मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन हो, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ग्राफ की बात करें प्रत्यावर्ती धारा का, तो ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक चक्कर पूरा है, एक चक्कर है। इधर धारा का मान चलता है पॉजिटिव में प्लस आई, यहाँ चलता है धारा का मान नेगेटिव माइनस आई होता है। ठीक, यहां से हम चले, ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ये यहाँ हो गया हमारा t/2 टाइम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 3t/4, और यहाँ क्या हो गया? हमारा एक पूरा चक्कर पूरा हो गया। अब जो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसके एक पूरे चक्कर में जो धारा का हाईएस्ट वैल्यू होती है, धारा के अधिकतम मान को हम कहते हैं शिखर मान। क्या कहते हैं? शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्कर में धारा के अधिकतम मान को धारा का क्या कहा जाता है? शिखर मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिखर मान। पूरे चक्र में धारा के अधिकतम मान को, अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं हम। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र में धारा के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। इसको हम I0 के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? I0 के द्वारा, I0 के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? I0 के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखो, यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्कर में धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं हम? शिखर मान कहते हैं। एक डेफिनेशन और बनती है यहाँ से कि भाई आवर्तकाल क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर में लगा समय, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? इसका आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आवर्तकाल कहलाता है। फिर हम बात करें कि ये पूरा चक्कर है, ठीक है। ये क्या है? पूरा चक्कर है। इस पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है पूरे चक्कर में? तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्कर में औसत मान जो होता है वो 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्कर में धारा का औसत मान कितना होता है? 0। आप ही देखो, ऊपर पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना क्या है? नेगेटिव। तो औसत क्या मिला हमें? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है? कि 0 होता है। कितना होता है? 0। फिर इसकी आवृत्ति की बात कर लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? भारत में आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की भारत में आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा की भारत में आवृत्ति कितनी होती है, तो क्या बताओगे आप? 50 हर्ट्ज होती है। फिर बात करते हैं इसकी वोल्टता कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की भारत में वोल्टता 220 वोल्ट होता है। वोल्टेज का मान क्या होता है इंडिया में? 220 वोल्ट होता है। फिर बात करें हम
वोल्टेज कितनी होती है 220 वोल्ट होती है। शिखर मान किसे कहते हैं, पूरे चक्कर में धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं, इसको I0 से दर्शाते हैं। आवर्तकाल क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र में औसत मान कितना होता है, 0 होता है। भारत में इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा की भारत में वोल्टता कितनी होती है, 220 वोल्ट। फिर बात करते हैं अपना अमेरिका और इंग्लैंड में कितनी होती है, वो भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों जगह। अमेरिका व इंग्लैंड में आवृत्ति तो यहां होती है 60 हर्ट्ज। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। और यही बात करें हम वोल्टता की, किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टता की, तो वोल्टता होती है 110 वोल्ट। वोल्टता कितनी होती है, 110 वोल्ट। तो ये हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में देखा। इसके बाद आती है हमारी दिष्ट धारा। देखो दिष्ट धारा के बारे में पढ़ेंगे हम, दिष्ट धारा। डीसी करंट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी धारा जिसके मान और दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, आई की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक, एक निश्चित मान रहेगा। ये समय के रेस्पेक्ट में आप देखो कोई परिवर्तन नहीं है, सीधी रेखा मिल रही है हमें। तो ऐसी धारा जिसके मान व दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। ऐसी धारा जिसके मान व दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी धारा जिसके मान व दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता जिसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। एक और इसी का टाइप होता है असमान दिष्ट धारा। क्या होती है, असमान दिष्ट धारा, ठीक। तो असमान दिष्ट धारा क्या होती है, दो ही चीजें हमारे पास, एक तो मान है और एक क्या है, दिशा। ऐसी धारा जिसके मान में तो परिवर्तन होता है, मान में तो क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन, लेकिन दिशा जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। कि ऐसी धारा जिसके मान में तो समय के साथ परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी धारा को अपन क्या कहते हैं, असमान दिष्ट धारा कहते हैं। ये टाइम हो गया हमारा, इधर धारा हो गई, ये इसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन दिशा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं अपन के वैल्यू तो क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, लेकिन दिशा क्या है, अपरिवर्तित है। दिशा क्या है, अपरिवर्तित। तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं हम, असमान दिष्ट धारा कहते हैं। अब दिष्ट धारा की आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति, दिष्ट धारा की आवृत्ति। आपसे पूछा जाए कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है 0। क्यों, आवृत्ति का मतलब है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। तो दिष्ट धारा का मान तो क्या रहता है, एक समान रहता है, तो इनकी आवृत्ति कितनी होती है, दिष्ट धारा की 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 0। फिर बात करते हैं अपन दिष्ट विद्युत वाहक बल। दिष्ट विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी होती है, तो दिष्ट विद्युत वाहक बल है, इसकी आवृत्ति भी क्या होती है, 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति पूछे आपसे 0, दिष्ट विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पूछे आपसे तो वो भी क्या होती है, 0 होती है। फिर इसके आवर्तकाल की बात करते हैं कि दिष्ट धारा का आवर्तकाल कितना होता है।
दिष्ट धारा का आवर्तकाल। देखो आवर्तकाल और आवृत्ति में रिलेशन पढ़ते हैं हम कि T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, तो 1/f, f हमने निकाल लिया 0 है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0, 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है इनफाइनाइट, कितना आता है इनफाइनाइट, अनंत मिलता है हमें। तो दिष्ट धारा का आवर्तकाल क्या होता है अनंत, कहीं पर जाकर भी एक चक्कर पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि दिष्ट धारा का आवर्तकाल कितना है अनंत है। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दिष्ट विद्युत वाहक बल का आवर्तकाल कितना होता है, तो वो भी कितना होता है अनंत होता है, कितना होता है दोस्तों अनंत होता है। देखो अब है हमारा क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान, ये इसको एक और नाम से जानते हैं अपन तात्कालिक मान। कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान क्या होता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा की जो समीकरण होती है, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण में आपको क्या करना है कि जब तात्क्षणिक मान पूछे या तात्कालिक मान पूछे तो कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पर अपन को धारा का मान देखना है, तो हम ये बोल देंगे किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर धारा के मान को अपन क्या कहते हैं तात्क्षणिक या तात्कालिक मान कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण में किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा के मान को, प्रत्यावर्ती धारा के मान को, धारा के मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो क्या है प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण में किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा के मान को क्या कहते हैं हम तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो याद रखना तात्क्षणिक मान की डेफिनेशन क्या होती है कि आपको पर्टिकुलर टाइम लेना है, जैसे मेरे को 10 सेकंड पर देखना है, 20 सेकंड पर देखना है, 30 सेकंड पर देखना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर अपन धारा के मान को देखते हैं, उस मान को अपन क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहते हैं। फिर हमारा डेरिवेशन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा की आधे चक्र में, कितने चक्र की बात कर रहे हैं हम आधे चक्र में औसत मान की गणना कीजिए कि भाई आधे चक्कर में धारा का औसत मान कितना होता है। प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र में औसत मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो समझना, अभी हमने देखा था डायग्राम प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, ये 0, यहाँ पर वैल्यू क्या होती है t/4, यहाँ क्या होता है t/2, यहाँ पर क्या होता है 3t/4, और यहाँ क्या होता है हमारा एक पूरा चक्कर हो जाता है। तो आधा चक्कर कहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ से शुरू किया हमने, ये हो गया हमारा कितना आधा चक्र, कितना हो गया आधा चक्र। तो आपको लिमिट कहाँ से लगानी है 0 से t/2, लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है 0 से t/2 तक की लिमिट लगानी है। ठीक है, हमें क्या चाहिए औसत मान, क्या चाहिए औसत मान। तो हम क्या कर रहे हैं देखो धारा, यहाँ से यहाँ तक धारा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, औसत निकालना है हमें। तो औसत क्या होता है कि राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, हम मैथ में भी पढ़ के आए हैं कि औसत क्या होता है राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो हमें औसत निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से धारा की वैल्यू चेंज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है समय के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो हम आई का किससे गुणा कर देंगे dt से। देखो समझना, आई एवरेज निकालना है हमें,
क्या निकालना है, आई एवरेज, धारा का औसत मान निकालना है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें कहां से इंटीग्रेशन निकालना है, 0 से लिमिट कहां तक लगेगी, t/2, आधा चक्कर हो गया। इसमें चाहिए क्या होगा, आई डॉट dt, कुल धारा निकल जाएगी। धारा किसके सापेक्ष बदल रही है, समय के सापेक्ष, और ये dt क्या हो गया, समय हो गया। अपॉन टोटल हमें संख्या चाहिए, टाइम कितना लगा, कुल समय, तो 0 से t/2 और क्या आ जाएगा, dt। इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका, यहाँ पर कुछ नहीं है, पद तो क्या है, 1 है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो समझना, प्रत्यावर्ती धारा की जो समीकरण होती है, I इज इक्वल टू, धारा की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ये धारा की क्या है, इक्वेशन। ये जो ग्राफ बना ना अपना प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण, यहां से आया है। I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा t, ठीक है। तो I0 क्या है, यहाँ पर धारा का शिखर मान। हमने बात की थी शुरू में कि धारा का शिखर मान क्या होता है, उसको I0 से दर्शाते हैं। इस समीकरण में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं, शिखर मान, साइन ओमेगा t। ये इस धारा की क्या है, इक्वेशन है। I की वैल्यू पुट कर देंगे अपन फॉर्मूले में, I एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t/2 है। I की वैल्यू क्या रखेंगे, I0 साइन ओमेगा t, और क्या है हमारे पास, dt, क्या है, dt। अपॉन में क्या आएगा, 0 से t/2 और dt, 1 डॉट dt है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 का t के रेस्पेक्ट में t होगा, क्या होगा, t होगा। देखो करते हैं हम, I एवरेज इज इक्वल टू, I0 कांस्टेंट है, हाईएस्ट वैल्यू है, I0 बाहर निकाल लो, ये I0 हमारा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा हमारा, 0 से t/2 बचा, और क्या बचा, लिमिट है 0 से t/2, अंदर क्या है हमारा, साइन ओमेगा t और dt। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होगा, t के रेस्पेक्ट में, इसलिए तो क्या आ जाएगा, t, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t/2, ठीक। फिर बात करते हैं अपन के जो साइन होता है, हम बात करें कि साइन ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन होता है साइन का माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है, कांस्टेंट का आ जाता है नीचे, साइन का होता है माइनस कोस, और जो कांस्टेंट है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन जो समाकलन है वो क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा होगा। तो देखो I एवरेज इज इक्वल टू I0 साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो लिख देते हैं माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t/2। अपॉन में क्या है हमारे पास, इस t की जगह एक बार तो अपर लिमिट रखनी है आपको, अपर लिमिट रखो, t की जगह क्या आ जाएगा, t/2, और लोअर लिमिट रखोगे t की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0। पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर क्या रखते हैं, लोअर लिमिट, t की जगह t/2, फिर क्या रखा हमने, 0 रखा। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो I एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर 2I0 अपॉन क्या हो जाएगा, t, अपॉन क्या हो जाएगा, t। फिर आगे चलो, देखो यहाँ पर इस पद को, इस पद में से क्या कर रहा हूं मैं, एक बार लिख लेते हैं, cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, और क्या कहां से कहां तक है, 0 से t/2, 0 से t/2 तक है। I एवरेज इज इक्वल टू, मैं माइनस और ओमेगा दोनों को बाहर ले रहा हूं, क्या हो जाएगा, माइनस 2I0 अपॉन t, ओमेगा भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ हमारे पास, कोस ओमेगा t, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t/2 तक। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t/2। अब क्या करेंगे कि जो t दिख रहा है आपको, इस t की जगह एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखते हैं। देखो I एवरेज इज इक्वल टू माइनस 2I0 अपॉन t, और ओमेगा की वैल्यू रखते हैं। देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं, कोस ओमेगा t की जगह क्या रख दोगे आप, t/2, फिर माइनस कोस ओमेगा, और एक बार क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अब देखो इधर आ जाओ आप, क्या आई थी हमारी इक्वेशन, I एवरेज इज इक्वल टू माइनस
2I0 अपॉन क्या है हमारे पास t, और ओमेगा की वैल्यू जो है ना वो होती है 2π/t। ओमेगा यहाँ लिख देता हूं मैं कि हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t। तो ओमेगा की वैल्यू रख दी हमने। फिर आगे चलो आप, क्या है कोस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t में t, गुणे में क्या है हमारे पास वहां t/2 माइनस क्या होगा कोस ओमेगा का गुणा 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो माइनस कोस 0, माइनस कोस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। अब देखना t से t क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ भी t से t क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास I एवरेज इज इक्वल टू देखो माइनस I0 अपॉन क्या बचा हमारे पास पाई, क्या बचा पाई। फिर क्या बचा यहाँ से कोस, देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास कोस पाई, क्या बचा कोस पाई बचा। फिर देखो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो cos 0 की वैल्यू पुट कर दी हमने। I एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस I0/पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और क्या आएगा माइनस का 1, -1 कितना हो गया -2, तो I एवरेज इज इक्वल टू -I0/पाई इंटू में क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो I एवरेज इज इक्वल टू 2I0/पाई। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसमें प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र में धारा का, क्या है ये औसत आधे चक्र में। किसमें बात कर रहे हैं हम आधे चक्र में, मतलब यहां से यहां तक, तो प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र में लिमिट कहां से कहां तक लगाई है हमने, देखो 0 से t/2, यानी किसकी बात कर रहे हैं अपन आधे चक्कर की, किसकी बात कर रहे हैं आधे चक्कर की। तो आधे चक्कर में इसका मान कितना होगा 2I0/पाई होगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र में औसत मान की गणना की। ऐसे ही अपन क्या करेंगे कि आधे चक्र में वोल्टता के औसत मान की गणना करेंगे, ऐसे पूरे चक्र में करेंगे। पूरे चक्र में क्या होता है, ऐसे ही हम वर्ग माध्य मूल मान की गणना करेंगे, वो क्या होता है अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।